दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन महायुति को महाराष्ट्र में फंसा दिया है? इस कदर फंसा दिया है कि एक तरफ महायुति का आपसी झगड़ा, दूसरी तरफ महायुति के लिए चुनावी संभावनाओं का धीरे धीरे क्षीण होता हुआ दिखाई देना, और तीसरी तरफ गठबंधन के आपसी सामंजस्य के बीच बिल्कुल अलग अलग तरह के विरोधाभासी बयान का पहले गठबंधन के बीच से आना और फिर पार्टी के बीच से भी आना शुरू हो जाना। आखिर ये चल क्या रहा है? किस तरह से सत्तारूढ़ महायुति वहां चुनावी लड़ाई लड़ रही है? सबके अलग बोल निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मुंबई में शिवाजी पार्क के पास रैली करते हैं तो उनकी भाषा को सुनने के लिए, उनके बोल वचन को सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए, चुनावी वादों को सुनने के लिए कुर्सियां ही कुर्सियां नजर आती है। कुर्सी पर तशरीफ रखने वाले लोग बेहद कम संख्या में नजर आते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं का द्वार खोलने की बजाय द्वार बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। आप 2014 के लोकसभा चुनाव के चुनावी कैंपेन को देख सकते हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और साथ ही देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम कैंडिडेट भी घोषित हुए थे। पीएम नहीं थे तब, सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अडानी के प्लेन पर घूमते थे, अडानी के प्लेन से पूरे देश का दौरा करते थे, सघन चुनावी अभियान चलाया, और उसके बाद की कहानी सबको मालूम है। और फिर अजीत पवार का बयान, अजीत पवार का बयान क्या आता है? अजीत पवार का बयान ये आता है कि एनसीपी और बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में अडानी भी मौजूद थे। और फिर एक दूसरे मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में उस बयान से पलटने की कोशिश में अजीत पवार कुछ और गुड़ गोबर करा बैठते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अडानी मौजूद नहीं थे, अडानी हाउस में बैठक हुई थी। अब सवाल यह है कि अडानी मौजूद थे या नहीं थे, अडानी हाउस में बैठक हुई, यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि अडानी हाउस का इस्तेमाल यदि हुआ तो फिर कैसे बीजेपी जस्टिफाई करेगी? धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा चुका है, और यह सारा मुद्दा अपनी जगह है। मुद्दा कई और मोर्चों पर फंस रहा है, और वो मोर्चा क्या है? वो मोर्चा यह है कि गठबंधन के मूलभूत सिद्धांत। आमतौर पर राजनीतिक दलों में गठबंधन होता है तो किस बुनियाद पर होता है? भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन किया तो किस बुनियाद पर किया? गठबंधन वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर की पहली शर्त को सामने रखकर होता है, और वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाने में जो असफल पार्टियां होती हैं उनसे गठबंधन चलता नहीं है। लेकिन यहां वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर कौन करा रहा है? आप महाविकास आघाड़ी में देखें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने अपने वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर कराया। लोकसभा चुनाव में सफलतापूर्वक दिखा। विधानसभा चुनाव में भी अब जो परिस्थितियां बन रही है, महायुति की तरफ से ही विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफर की बात तो भूल ही जाइए। और उससे भी बड़ा सवाल कि वोट होगा तभी तो म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास छोटा या बड़ा महाराष्ट्र में एक वोट बैंक है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अपने वोटों को ट्रांसफर करा पा रही है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को? क्योंकि ये दोनों पार्टियां बिल्कुल मिलाकर लगभग 135 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी को बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अंततः 4 दिन जब बचे हुए हैं चुनाव कैंपेन में, 5 दिन बाद वोटिंग है, तो वोटों का ट्रांसफर तब तक हो जाए, बीजेपी करा ले जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि बीजेपी ने जिसके साथ गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनाई, महाराष्ट्र के जनमानस के आक्रोश को झेलने की आशंका को देखते हुए भी सरकार बनाई, बाला साहब ठाकरे की विरासत वाली पार्टी को तोड़ा, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, अजीत पवार को भी साथ लाए, क्या उन दोनों टूटे हुए धड़ों वाली पार्टियों का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है।
बड़ा सवाल यह है कि पहले कि उन दोनों पार्टियों का वोट कहां है। अजीत पवार क्या थे या क्या है? अजीत पवार की जो राजनीतिक ताकत है, जो जनाधार है, वो शरद पवार के पास है। शरद पवार की ताकत से ही अजीत पवार के जनाधार का सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाई पड़ना संभव होता है। लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। किस वोट बैंक पर दावेदारी है अजीत पवार की, एक ये सवाल है। और जब वोट बैंक पर दावेदारी नहीं है तो ट्रांसफर किसका कराएंगे वो? अब शिंदे गुट को देख लेते हैं। कुछ जिले में जैसे ठाणे जिला या कुछ और छिटपुट सीटों पर शिंदे गुट के पास वोट हैं, लेकिन उन सीटों पर तो शिंदे गुट खुद ही चुनाव लड़ रही है। जहां उसके पास वोट है, शिवसेना एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना को, जहां वोट उनके पास है वहां वो खुद ही चुनाव लड़ रही है। और जहां चुनाव नहीं लड़ रही है वहां उनके पास वोट ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो ट्रांसफर क्या कराएंगे? वहां भी वो अजीत पवार वाली स्थिति में है कि वो ट्रांसफर क्या कराएंगे, बीजेपी को कौन सा वोट दिला पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के चुनाव का जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण में किस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है। और यही उस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी समेत महायुति की चुनावी संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ बड़ा तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और महाराष्ट्र में धारणा बनी हुई है कि महाराष्ट्र के एसेट को गुजरात में खींचा जा रहा है। कारण भी है। कारण इसलिए है कि बुलेट ट्रेन जो बनी वो मुंबई से महाराष्ट्र के किसी इलाके, मसलन नागपुर पुणे ले जाने के लिए नहीं बनी है, बारामती ले जाने के लिए नहीं बनी है। वो बुलेट ट्रेन बनी है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद ले जाने के लिए। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद महाराष्ट्र के नक्शे में मुझे तो नहीं दिखते। अगर हमारे दर्शकों में किसी को दिखते हो तो जरूर बताएं। तो एक आशंका यह है कि महाराष्ट्र के वेल्थ को, मुंबई की ताकत को गुजरात शिफ्ट कर देने की आशंका। गिफ्ट सिटी भी बनाई गई है अहमदाबाद में। दूसरा, महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट जिसमें एयरबस वाला प्रोजेक्ट भी शामिल था, वो गुजरात चले गए। और ये सारी चीजें जब हो रही थी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी की मर्जी वाली सरकार गुजरात में आ चुकी थी। गुवाहाटी मॉडल वाली एकनाथ शिंदे के साथ बनाई गई सरकार। तो एक ये परिस्थिति है। बीच में अडानी आ जाते हैं, धारावी का प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों से बात करें तो वो यही कहते हैं, निजी बातचीत में खुलकर कहते हैं, कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि सत्ता में वो आ गए तो आते ही पहला काम करेंगे कि धारावी प्रोजेक्ट पर अडानी का ठेका रद्द कर देंगे। तो अडानी का नाम महाराष्ट्र में कैसा बना हुआ है, ये आपसे हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब उस अडानी का जिक्र बार बार कर रहे हैं अजीत पवार। उससे भी आगे जाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर तुषारपात करने जैसी बात की है। और उसका रिएक्शन गठबंधन के साथ साथ पार्टी के अंदर से भी आना शुरू हो गया है। यह सवाल भी देख लेते हैं। चाहे मोदी हो या योगी, सबने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले अपने गठबंधन को एक कर ले। गठबंधन से तो अलग अलग सुर निकल रहे हैं। जिनका घर दुरुस्त नहीं है वो लोगों को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कर रहे हैं, वो लोगों को बटोगे तो कटोगे की बातें कर रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में समझौता हो गया है? क्या एकनाथ शिंदे को एक बार फिर मुख्यमंत्री मानने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार हैं? अजीत पवार जो बात बोल रहे हैं उससे ठीक उलट बात देवेंद्र फडणवीस इंटरव्यू देकर क्यों कह रहे हैं? और इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस क्यों कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे जैसे नारों पर अजीत पवार को जो ऐतराज है, वो दरअसल देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक एक सेकुलर ढांचे से निकल कर आए हैं।
और उन्हें हिंदुत्ववादी राजनीति और राष्ट्रवाद के बारे में नहीं पता है। क्या राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम के बिना हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस बताएंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा क्या इस देश में सेकुलरवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करती? वो अजीत पवार को सिखाने चले हैं, जिनकी सीधी आपत्ति है मोदी और योगी के नारे पर। और अजीत पवार की बात छोड़ दीजिए, आवाज तो अब बीजेपी के अंदर से उठ रही है। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और आज की तारीख में भाजपा के नेता, उन्हें भी आपत्ति है। चलिए, उनको भी कहा जा सकता है कि वो कांग्रेसी रूट्स के हैं, कांग्रेस से निकल कर आए। लेकिन गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वो तो 2 कदम आगे जाकर बयान दे रही हैं कि पता नहीं इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस की क्या राय है। लेकिन साफ साफ पंकजा मुंडे कह रही हैं कि यह नारा महाराष्ट्र के कल्चर से मेल नहीं खाता। यह उत्तर प्रदेश में इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, यहां पर नहीं है। ये उस नारे पर उनको सख्त आपत्ति है। अब उस पर क्या जवाब देंगे देवेंद्र फडणवीस? क्या वो भी किसी सेकुलर धारा से निकल कर आई है? वो तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। महाराष्ट्र में किसी ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार की, उसमें सबसे ऊपर कोई नाम आता है तो गोपीनाथ मुंडे का नाम आता है। तो क्या उस पर भी सवाल है? दरअसल गोपीनाथ मुंडे चुनाव में जनता की राजनीति करती रही है और उनकी बेटी भी जनता की राजनीति कर रही है। उनके भतीजे धनंजय मुंडे भी जनता की राजनीति करते रहे। तो महाराष्ट्र के मिजाज की समझ उन्हें जरूर है। और इस तरह की बात जब सामने आती है बीजेपी के अंदर से, तो एक सवाल बहुत महत्व मौजूद है जो खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी के अंदर ही गुजरात लॉबी बनाम महाराष्ट्र लॉबी तो नहीं बन गई है? गुजरात से आने वाले लोग कुछ और बात कह रहे हैं, महाराष्ट्र से आने वाले लोग कुछ और बात कह रहे हैं। और इन सब के बीच अडानी या अडानी का गेस्ट हाउस भी आ जा रहा है। और इन सब के बीच इसे एक संयोग कहें या प्रयोग, शरद पवार की एक रैली में बारिश की बूंदें भी गिरती हैं। और जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तब शरद पवार यह भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में स्वीकार नहीं करेगा महाराष्ट्र। याद कीजिए बारिश की बूंदें और शरद पवार, 17 की वो रैली और 2019 का विधानसभा चुनाव, जब शरद पवार ने कहा था कि मराठा मतदाता, मराठा वर्ग पेशवाई शासन को स्वीकार नहीं करेगा। इशारा देवेंद्र फडणवीस थे। क्यों थे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जिस ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समुदाय को पेशवाई से सीधे जोड़ा जाता है। और जब पेशवाई से जोड़ा जाता है तो घात प्रतिघात की सियासत का दर्द हरा हो जाता है। शरद पवार ने जब ये बात कही है तो मराठा समुदाय निशाने पर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मराठी मानुस इस नारे पर सीधे सीधे पेशवाई के दौर को और इतिहास को याद करने पर चला जाता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास माना जाता रहा है कि पुराने मुद्दे और इतिहास के मुद्दे को, औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या, वहां से गड़े मुर्दों को उखाड़ने में बीजेपी की महारत रही है। लेकिन महाराष्ट्र में गड़े मुद्दों को उखाड़ने में शरद पवार ने अपनी तरफ से 100 सुनार की 1 लोहार की वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। बीजेपी के लोग तो डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सब इसी दौर का नारा है। और बाकी मंगलसूत्र, मुजरा और क्या क्या आपने सुना ही होगा। अब उसी लाइन पर जाकर शरद पवार ने 2019 वाली पिच पर अपनी तरफ से बॉल को हिट करने का काम किया है। तो एक ये मुद्दा है। और जब इस मुद्दे को लेकर शरद पवार आगे बढ़ रहे हैं, फिर बीजेपी का माधव फॉर्मूला कहां गया? कई सारे सवाल खड़े हो गए एक साथ कि जब माधव की बात बीजेपी करती है, यानी माली, धनगढ़ और बंजारा समुदाय जो ओबीसी के अंदर 3 डोमिनेंट कम्युनिटी है, उन तीनों की बात करती है, तीनों का शॉर्ट फॉर्म है माधव। तो जब माधव फॉर्मूले की बात करती है, तब तो गठबंधन के तीनों चेहरे, महायुति के तीनों चेहरे, कोई माधव नहीं है उनमें से। ना तो देवेंद्र फडणवीस माधव समुदाय से आते हैं, ना तो एकनाथ शिंदे माधव समुदाय से आते हैं, और ना ही अजीत पवार माधव समुदाय से आते हैं।
तो वोट माधव का चाहिए और मुख्यमंत्री पद माधव को नहीं देंगे। तो जब मुख्यमंत्री पद माधव को नहीं दिया जाएगा तो माधव के लिए उद्धव ठाकरे क्या बुरे हैं? उनका एक सौम्य चेहरा भी लोगों को दिखता है कि जब मुख्यमंत्री पद ही माधव को नहीं देगी एनडीए, नहीं देगी महायुति, तो फिर माधव के लोगों को उद्धव ठाकरे से भला कौन सी दुश्मनी है? शरद पवार से भला कौन सी दुश्मनी है? नाना पटोले से भला कौन सी दुश्मनी है? यह सवाल भी अब खड़ा हो गया है। और इन सारे सवालों के बीच कन्हैया कुमार ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया। बेशक कन्हैया कुमार का इशारा निश्चित तौर पर व्यक्तिगत था और राजनीति में व्यक्तिगत मामलों से परहेज किया जाना चाहिए, लेकिन सियासत में व्यक्तिगत मामले कहां तक चले जाते हैं? आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार व्यक्तिगत हो जाते हैं, कई बार, एक बार नहीं अनेक बार, और कई बार इतिहास व्यक्तिगत होते होते इतिहास को तथ्यात्मक रूप से गलत तरीके से पेश कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जब चल ही रही है तो एक बार कन्हैया कुमार ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया कि धर्म बचाने की बात हो रही है तो धर्म बचाने कोई और जाएगा, भीड़ के लोग जाएंगे, भाजपा नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? कोई बीसीसीआई में जाएगा, कोई कहीं विधायक बनेगा, कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा, और रील बनाने का जिक्र उन्होंने कर दिया। अब किस पर किया वो सभी जानते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी आज कहां फंसी है? एक तरफ प्रो गुजरात या गुजरात लॉबी का कब्जा होने जैसी बातें जो बीजेपी पर कही जाती है, उसको लेकर मराठी मानुष के मन में आशंका। दूसरा, एमएमडीए समीकरण, दरअसल मराठा, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, इस एमएमडीए समीकरण से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कड़ी चुनौती मिलना, उस समीकरण के आगे टिक नहीं पाने की स्थिति। तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का मुद्दा। चौथी तरफ वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर न हो पाने की स्थिति। पांचवी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बयान पर गठबंधन के साथ साथ भाजपा के अंदर से ही सवाल उठाए जाने की परिस्थिति। और छठी तरफ अगर जाकर के देखें तो महाराष्ट्र के आम आदमी की, किसानों की दुर्दशा, नौजवानों की दुर्दशा, मांग का कम हो जाना, अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र का जो योगदान था उसका कुछ दशमलव में उसका प्रतिशत घट जाना, ये सारी चीजें इंगित करती है कि एक तरफ गुजरात का प्रतिशत लगातार भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की जीडीपी में बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र का घटता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? महाराष्ट्र से आज तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, तब भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का रहा और उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता भी रहा। चाहे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे हो, चाहे आंध्र प्रदेश से रहे हो या कहीं से रहे हो। लेकिन यह क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जब गुजरात राज्य के मूल निवासी हैं और वहां से प्रधानमंत्री बन गए, वहां से गृह मंत्री बन गए, तो गुजरात की तरक्की बहुत तेजी से होने लगी और महाराष्ट्र भारत की जीडीपी में जो उसका योगदान है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में, वो गिरने लगा। और जब ये सारी परिस्थितियां लोगों के सामने दिखाई दे रही है तो 50 खोके एकदम ओके गुवाहाटी वाला जो कथित नैरेटिव है वो भी लोगों को दिख रहा है। कई सारी परिस्थितियां एक साथ जब भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है तो गठबंधन के अंदर गठबंधन है या लठबंधन बना हुआ है। ये लठबंधन की स्थिति बनी क्यों है? और कहा जा रहा है कि ये नेचुरल गठबंधन नहीं है। शिवसेना और भाजपा, उद्धव ठाकरे यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, इसके साथ साथ शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का, इसको प्राकृतिक गठबंधन वैचारिक आधार पर नहीं माना जा रहा है, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं। सवाल यह भी उठता है तो क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ वैचारिक गठबंधन है? वो अजीत दादा चक्की पीसिंग वाला बयान, एनसीपी के कथित भ्रष्टाचार की चर्चा, क्या ये अजीत पवार और छगन भुजबल को माइनस करके नरेंद्र मोदी कर रहे थे या देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे? और एकनाथ शिंदे, जिन लोगों को ईडी का नोटिस मिले या ईडी का नोटिस मिलने का डर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये कौन सी नई रवायत है? ये भी महाराष्ट्र के लोग देख रहे थे। तो समीकरणों के मामले में पिछड़ते जाना, वोटों के मामले में पिछड़ते जाना,
तालमेल की कमी होना, जनता के बीच उद्धव ठाकरे और शरद पवार का पार्टी टूटने के बाद से सहानुभूति लहर पर सवार होना, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक खुलकर दलित कार्ड खेलना, और जो भी प्लान बी, प्लान सी या बीसी टीम होती है, बीसीडी टीम, उन सारी टीमों का असर लोकसभा चुनाव में ही करीब करीब खत्म हो जाना, यह इस दिशा में इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। और प्रधानमंत्री के बयान, जिस पर भाजपा नेताओं को और महायुति नेताओं को भी आपत्ति है, वो बयान भारतीय जनता पार्टी को और महायुति का गेम और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं और फंसा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। 3 दिन चुनाव प्रचार में बचे हुए हैं और 5 दिन इस वक्त, जिस वक्त हम आपसे मुखातिब है, उस वक्त तो आज से 5 दिन बाद आप एग्जिट पोल देख रहे होंगे और उस एग्जिट पोल में दिखाया जाएगा कि किसका एग्जिट हुआ और किसकी एंट्री हुई। चलिए, एग्जिट एंट्री के खेल में हम भी 5 दिन बाद ही आएंगे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रही है। उससे भी ज्यादा मुश्किल हालात का सामना, जिस मुश्किल हालात का सामना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कर रही थी। वहां पार्टी के अंदर गठबंधन हो रहा था, यहां गठबंधन के अंदर और पार्टी के अंदर दोनों में महाराष्ट्र में गठबंधन की स्थिति बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।